Good evening, everyone. My name is Abhinav Saxena. I am an officer trainee of Indian Information Services 2018 बैच. हमने लास्ट वीक एपिडेमिक डिजीज़ेज़ एक्ट 1897 के ऊपर कुछ डिस्कशन किया था एंड सिंस इट इज़ रिलेटेड टू द करेंट ongoing crisis, we decided that we will have another session related to one of the most important laws in these times, and that is on the Disaster Management Act of 2005. So both these acts, the Epidemic Diseases Act 1897 and the Disaster Management Act of 2005, they go hand in hand. Epidemic Diseases Act basically epidemic disease से related cases में होता है, but when an epidemic disease turns out into a disaster and it takes a disastrous form, then the Disaster Management Act also comes into picture. और Epidemic Diseases Act में हमने डिस्कस किया था कि it is an old act, it is an archaic act, तो उसके कुछ limitations हैं. To overcome those limitations and to have a response to all the kinds of disasters, so to overcome the limitations of the Epidemic Diseases Act and to have a overall response or a holistic response to all the kinds of disasters, the government came out with the Disaster Management Act of 2005. अब हम इसके सभी सेक्शंस और प्रोविजंस के ऊपर बात नहीं करेंगे. वी विल डिस्कस मेजरली दोज सेक्शंस विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, और कुछ उन सेक्शंस पे भी मैं फोकस रखूँगा जो सेक्शंस मेनली अभी प्रेजेंट टाइम्स में इन्वोक किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट. सो द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 23rd of December 2005 आफ्टर इट्स नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया. इसमें टोटल 11 चैप्टर्स और 79 सेक्शंस हैं. हमने एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 में देखा था कि इट वाज अ वेरी स्मॉल एक्ट, उसमें केवल 4 चैप्टर्स थे एंड इट रैन इनटू अ कपल ऑफ पेजेस. whereas the Disaster Management Act is around a 30-pager document और इसमें 11 chapters हैं, 79 sections हैं. तो हम सभी sections cover नहीं करेंगे. We will cover only the major sections which are important for us from the point of view of UPSC Civil Services Examination. तो Disaster Management Act का मेन पर्पज़ या मेन एम क्या है? जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, इट इज़ द इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर्स. और अब इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है वो हम प्रोविजंस में और सेक्शंस में देखेंगे, और डिज़ास्टर क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे इन वन ऑफ द सेक्शंस. तो कोई भी एक्ट होता है, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है दैट बेसिकली डील्स विद द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट, द एक्सटेंट ऑफ द एक्ट, कि वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा वो एक्ट, इन चीज़ों के साथ वो डील करता है. तो पहले चैप्टर में जो एक्सटेंट बताया गया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, दैट इज़ होल ऑफ इंडिया. इट कवर्स एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया. और जो डेफिनेशंस दी गई हैं, तो सेक्शन 1 का सेकंड पार्ट जो है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, उसमें ये एक्सटेंट बता दिया गया है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. और इसी चैप्टर में चैप्टर 1 का जो सेकंड सेक्शन है, चैप्टर 1 में 2 सेक्शन है. सेक्शन 1 जिसमें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट बताया गया है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, वेरियस टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड. फॉर एग्जांपल एनडीएमए जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसको मोस्टली नेशनल अथॉरिटी की तरह रेफ़र किया गया है पूरे एक्ट में. बार बार एनडीएमए या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं बोला गया है, नेशनल अथॉरिटी बोला गया है. सिमिलरली एसडीए इज़ रेफर टू एज स्टेट अथॉरिटी. तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये इस सेक्शन 2 ऑफ चैप्टर 1 में है, या सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट. इट डील्स विद दीज डेफिनेशंस. तो अब मेनली हमें किस डेफिनेशन पे फोकस करना होगा? एक तो डिज़ास्टर की डेफिनेशन, दूसरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन. ये 2 डेफिनेशंस हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. बाकी डेफिनेशंस जो हैं वो एक्ट को पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो डिज़ास्टर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये 2 डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए, या इनको कैसे डिफाइन या डिस्क्राइब किया गया है वो हमें पता होना चाहिए. सो द डिज़ास्टर, इफ वी फोकस ऑन डिज़ास्टर, इट एंटेल्स 4 एलिमेंट्स. या तो वो कैटेस्ट्रॉफी हो सकता है, कोई मिसहैप हो सकता है, कोई कैलेमिटी हो सकती है, या कोई ग्रेव अकरेंस हो सकता है. इन 4 कैटेगरीज में से कोई एक डिज़ास्टर होगा. इट माइट बी अ कैटेस्ट्रॉफी, इट माइट बी अ मिसहैप, इट माइट बी अ कैलेमिटी, और इट माइट बी अ ग्रेव अकरेंस. अब
क्या कॉजेज हो सकते हैं डिज़ास्टर के इन चारों में से, कैटेस्ट्रॉफी, मिसहैप, कैलेमिटी और ग्रेव अकरेंस के कॉजेज क्या हो सकते हैं? इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी मैन मेड। सिमिलरली ये एक क्लासिफिकेशन हो गया कॉजेज का कि नेचुरल और मैन मेड। दूसरा क्लासिफिकेशन कॉजेज का अगर देखें तो इट कैन आइदर बी ड्यू टू सम एक्सीडेंट और इट कैन बी ड्यू टू नेग्लिजेंस। तो डिजास्टर्स कैन बी नेचुरल, डिजास्टर्स कैन बी मैन मेड, डिजास्टर्स मे बी ड्यू टू एक्सीडेंट्स, डिजास्टर मे बी ड्यू टू नेग्लिजेंस। एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस में ओवरलैप भी हो सकता है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी की अगर बात करें 1984 में जो हुआ था, इट वॉज एन एक्सीडेंट बट इट वॉज ऑल्सो ड्यू टू नेग्लिजेंस। और भी जो भी मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से रिलेटेड डिजास्टर होते हैं, फुकुशिमा से रिलेटेड हो गया या शर्नोबिल से रिलेटेड हो गया, दे कम अंडर दीज कैटेगरीज। और वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है। नेचुरल की बात करें तो सुनामी का एग्जांपल सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है रिसेंट टाइम्स या रिसेंट डेकेड्स में से अगर देखें, और एकदम ही रिसेंट अगर देखें तो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो डिज़ास्टर है, पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, इट इज़ ऑल्सो मेजरली नेचुरल। काफ़ी डिबेट्स, डिस्कशंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आती हैं दैट इट इज़ अ मैन मेड डिज़ास्टर। लेट्स होप, राइट नाउ वी कैन ओनली होप दैट इट इज़ नॉट अ मैन मेड डिज़ास्टर। और अब इन चार कैटेगरीज और इन दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉजेज़ के बाद हम ये भी देखेंगे कि डिज़ास्टर से होता क्या है, या जब डिफ़ाइन किया गया है तो उसके क्या आउटकम्स के बेसिस पे उसको डिफाइन किया गया है, किन आउटकम्स के बेसिस पे डिजास्टर हैज़ बीन डिफाइंड। सो दोज आउटकम्स और दोज रिजल्ट्स ऑफ अ डिजास्टर आर आइदर सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ सम प्रॉपर्टी और डैमेज और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट और सम काइंड ऑफ ह्यूमन सफरिंग। सो मेजरली तीन चीज़ों से रिलेटेड है, तो ह्यूमन सफरिंग एंड लाइव्स इन्वॉल्व होनी चाहिए, या फिर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए, या फिर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। सो डैमेज इज बीइंग कॉज्ड टू थ्री कैटेगरीज, आइदर टू ह्यूमन लाइव्स और टू प्रॉपर्टी और टू एनवायरनमेंट। तो डिज़ास्टर की जो डेफिनेशन है उसमें हमने देखा कि चार तरीके का हो सकता है, कैटेस्ट्रॉफी, कैलेमिटी, ग्रेव अकरेंस या फिर कोई मिसहैप। कॉजेज नेचुरल मैन मेड हो सकते हैं या एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस हो सकते हैं, और इनके रिजल्ट क्या होते हैं डिजास्टर्स के, सब्सटेंशियल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स या ह्यूमन सफरिंग, या फिर एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन या डैमेज, या किसी प्रॉपर्टी का डिग्रेडेशन या डैमेज। तो ये ओवरऑल डेफिनेशन थी डिज़ास्टर की। उसमें क्या क्या समाहित है डिज़ास्टर की परिभाषा में, ये सेक्शन 2D में है। सेक्शंस उतने ज़्यादा रटे हुए होने ज़रूरी नहीं है, बट यू विल स्टैंड इन अ गुड पोजिशन इफ़ यू हैव अ रफ आइडिया ऑफ विच चैप्टर्स और विच सेक्शंस डील विथ व्हाट, क्योंकि जो आउटलाइन होती है किसी भी एक्ट की वो मोर और लेस सिमिलर होती है। डेफिनेशन यूजुअली सेक्शन 2 में ही आती हैं। अब इसके बाद द वेरी नेक्स्ट सेक्शन और सब सेक्शन 2E दैट डील्स विद डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उसमें क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरह से डिफाइन किया गया? इट इज़ अ कंटिन्यूस process or an integration of planning, organizing, coordinating and implementing certain measures. वो measures कौन से होते हैं? Those measures are related to prevention of danger in the threat of any disaster, or to mitigation or reduction of risk, or to capacity building or preparedness to face any disaster, to come up with a prompt response to any disaster, or the assessment of the severity or damage, या फिर evacuation, रिलीफ, रेस्क्यू इन केस ऑफ डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स स्पेशली, और या उसके बाद पोस्ट डिज़ास्टर में रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इन सबको मिला के डिज़ास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन बनाई गई है। इट इज़ इन सेक्शन 2E। अब इसमें मैंने एक टर्म यूज़ किया डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स रिलेटेड टू मिटिगेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क। तो रिडक्शन ऑफ रिस्क तो समझ में आता है, रिड्यूस कर रहे हैं, बट मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन इज़ अ टेक्निकल टर्म, तो मिटिगेशन को भी इसलिए डिफाइन कर दिया गया है इन सेक्शन 2I। एंड मिटिगेशन रेफर्स टू ऑल दोज मेजर्स विच आर एम्ड एट रिड्यूसिंग द रिस्क, एंड नॉट ओनली रिस्क, द इम्पैक्ट ऑफ द डिज़ास्टर एंड द इफेक्ट्स ऑफ द डिज़ास्टर। तो एक तो हम रिस्क को भी रिड्यूस करने के मेजर्स के साथ डील करते हैं, दूसरा
डिज़ास्टर से जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो इम्पैक्ट अलग अलग चीज़ों पे पड़ सकता है। माइग्रेंट लेबर्स के केसेस देखने को मिलते हैं हमें कोविड-19 पेंडेमिक के केस में, या फिर और भी अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो वो इम्पैक्ट को भी कैसे कम करना है, लाइवलीहुड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है। इन सभी इम्पैक्ट्स को भी रिड्यूस कैसे किया जाए, वो भी मिटिगेशन के अंदर ही आएगा, अगर हम मिटिगेशन को एज अ ब्रॉड टर्म देखें तो। और ये चैप्टर 1 और 2 के हमने सेक्शन 1 और 2 के हमने मेजर प्रोविजंस देखे जो कि चैप्टर 1 में है। तो स्कोप देखा हमने, होल ऑफ इंडिया स्कोप या एक्सटेंट, और डेफिनेशंस मेनली हमने डिज़ास्टर की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की और मिटिगेशन की देखी। सेक्शन 2D में डिज़ास्टर की है, सेक्शन 2E में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की है और सेक्शन 2I में मिटिगेशन की है। और इसके बाद अगर हम चैप्टर 2 पे जाएं तो चैप्टर 2 डील्स विद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें सेक्शन 3 से सेक्शन 13 तक है। फिर चैप्टर 3 डील्स विद स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें कि सेक्शन 14 से सेक्शन 24 तक है। और उसका नेक्स्ट चैप्टर डील्स विद डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें सेक्शन 25 से सेक्शन 34 तक है। तो हम एक एक करके तीनों चैप्टर्स को ब्रॉडली देखेंगे। मेन फोकस हमारा रहेगा चैप्टर 3 और चैप्टर 2 पे, क्योंकि स्टेट और सेंटर ये ही मेजरली डील कर रहे हैं। तो वील स्टार्ट विद एनडीएमए, देन वील मूव टू एसडीएमए, देन वील मूव टू डीडीएमए, और लास्ट में एक और मेजर सेक्शन या चैप्टर है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो फर्स्टली वील सी के एनडीएमए क्या है और व्हाट इज़ एनडीएमए कंपोज्ड ऑफ। तो एनडीएमए का एक चेयरपर्सन होता है और नॉट एक्सीडिंग 9 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन इज़ प्राइम मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, और मेंबर्स जो होते हैं वो चेयरपर्सन उनको नॉमिनेट करते हैं। दी मेंबर्स शुड नॉट बी मोर देन 9। तो ये तो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 में इसकी कंपोजिशन बताई गई है। सेक्शन 3 में फॉर्मेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनडीएमए की बात होती है जब चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। तो फिर इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस पूरे एक्ट का, और जो अभी कोरोना के केस में काफ़ी ज़्यादा इन्वोक किया जा रहा है, और जो भी होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स निकलते हैं वो उसी सेक्शन को इन्वोक करते हुए निकलते हैं, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, देन दैट इज जस्ट सम रिस्पॉन्स टू अ डिज़ास्टर। तो प्रोएक्टिवली किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनडीएमए की। देन सेक्शन 6(2)I, जिसको इन्वोक करके होम मिनिस्ट्री और एनडीएमए अपने ऑर्डर्स इशू करते हैं और कर रहे हैं कोरोना के टाइम में। सेक्शन 2I, दैट इज़ टू टेक मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिज़ास्टर और मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग। सो मिटिगेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रिपेयरनेस, ये 3 मेजर चीज़ें, इनसे रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं वो सेक्शन 2I पावर देता है एनडीएमए को कि वो इससे रिलेटेड मेजर्स ले सकती है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ इम्पॉर्टेंट अंडर एनडीएमए चैप्टर इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, क्योंकि एनडीएमए ने तो क्या किया, पॉलिसीज़ बना दी, प्लान्स बना दिए, गाइडलाइंस इशू कर दी। अब वी नीड समवन हु इम्प्लीमेंट्स दोज पॉलिसीज़ एंड दोज गाइडलाइंस। उन पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेक्शन 8 में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फॉर्मुलेशन बताया गया है, एंड इट इज़ टू असिस्ट एनडीएमए इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एक्ट, इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। और सेक्शन 8 का जो सब सेक्शन 2 है
that deals with composition of National Executive Committee. So the secretary to Home Ministry, Ministry of Home Affairs, इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी. अब एनडीएमए का अगर चेयरपर्सन पूछती है यूपीएससी तो हमें बताना है प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए. और अगर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरपर्सन पूछती है यूपीएससी तो हमें बताना है होम सेक्रेटरी इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन टू नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एनडीएमए. सिमिलरली इसके कुछ मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स आर सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, पावर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस. इनके अलावा ये तो सेक्रेटरीज हो गए. इनके अलावा चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, वो भी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी अंडर एनडीएमए के एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं. अब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की क्या पावर्स और फंक्शंस हैं, ये अनदर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने बताया सेक्शन 6 है, जिसके 6(2)(i), सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई को इन्वोक करके एनडीएमए कुछ गाइडलाइंस इशू करती है. सिमिलरली सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई को इन्वोक करके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जो कि होम सेक्रेटरी हैं, वो कुछ लेटर्स इशू करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को. वो सेक्शन क्या है, सबसेक्शन और क्लॉज क्या है, वो अभी बताऊंगा. उससे पहले बेसिकली नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या फंक्शन है, टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ एनडीएमए. तो सेक्शन 10 सेक्शन 2 क्लॉज ए बोलता है कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द डिजास्टर मैनेजमेंट फंक्शंस. ये कोऑर्डिनेटिंग और मॉनिटरिंग बॉडी है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के. जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स, एसडीएमए, डीडीएमए जो भी काम कर रहे हैं वो नेशनल लेवल पे उनका कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग एनईसी करेगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और हेडेड बाय होम सेक्रेटरी. देन सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी क्या कहती है कि एक नेशनल प्लान भी बनाना है और वो प्लान एनडीएमए अप्रूव करेगी. तो वो नेशनल प्लान इज़ नॉट जस्ट फॉर एनी पर्टिकुलर डिज़ास्टर. जैसे कि अभी करेंटली हम कोरोना के साथ डील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कोरोना के लिए एक नेशनल प्लान बनाना है. इट इज़ अ नेशनल प्लान ओवरऑल फॉर ऑल द डिज़ास्टर्स जो कि इन प्लेस है, एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय एनडीएमए. फिर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी बोलता है कि कुछ गाइडलाइंस भी बनानी है फॉर प्रिपेयरिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स. अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने हैं, उनके लिए उन प्लान्स को बनाने के लिए क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए वो भी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करती है. और फिर मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटिंग और डायरेक्शंस देना है. अगर किसी और मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी को, तो डायरेक्शंस भी दे सकती है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज एच में. और जो मैंने सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई की बात की थी, उसके ही करस्पॉन्डिंग सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई है, जिसमें कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी क्या प्रिपेयर्डनेस है उसको एवेल्युएट करने का काम भी, और उसको एवेल्युएट करने की पावर या फंक्शन भी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास है. और उस प्रिपेयर्डनेस को एनहेंस कराने के लिए अगर कुछ डायरेक्शंस देने हैं तो वो भी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास है. तो अब थियोरेटिकली तो हम देखें तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी कैन डायरेक्ट द स्टेट अथॉरिटी और द एसडीएमए, बट प्रैक्टिकली देखें तो वो कैसे होता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इज हेडेड बाय द होम सेक्रेटरी. सो होम सेक्रेटरी विल सेंड सम डायरेक्शंस टू द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट. चीफ सेक्रेटरीज को क्यों देते हैं डायरेक्शंस वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. सो देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्पेशली इन प्रेजेंट टाइम्स जहाँ पे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के थ्रू इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड या फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है. तो एक और रोल या फंक्शन है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी, टू प्रमोट जनरल एजुकेशन एंड अवेयरनेस इन रिलेशन टू डिजास्टर मैनेजमेंट अमंग्स्ट द जनरल पब्लिक. और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया है आज के टाइम में. इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे अगर मूव करें तो सिमिलर टू एनडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज सेटअप एट द लेवल ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट, जो कि चैप्टर 3 में है. सेक्शन 14 से 24 तक हैं इसमें भी. तो 14(2) जो है वो बताता है कंपोजिशन ऑफ एसडीएमए. इट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द एसडीएमए. जैसे
सॉरी एनडीएमए, जैसे एनडीएमए में प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, देन उनके अंडर में नॉट एक्सीडिंग 9 मेंबर्स होते हैं विच आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और द चेयरपर्सन। सिमिलरली एसडीएमए में चीफ मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन और उनके अंडर में मेंबर्स होते हैं विच आर नॉट मोर देन 8 मेंबर्स। एनडीएमए के केस में नॉट मोर देन 9 मेंबर्स होते हैं, इनके केस में नॉट मोर देन 8 मेंबर्स होते हैं एंड द मेंबर्स आर अगेन नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन दैट इज द सीएम। दिल्ली सिंस इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली के केस में क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द चेयरपर्सन नॉट द सीएम। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द चेयरपर्सन फॉर एसडीएमए ऑफ दिल्ली एंड चीफ मिनिस्टर इज द वाइस चेयरपर्सन फॉर द एसडीएमए ऑफ दिल्ली। अब इसके अलावा जो कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का, वो क्यों किया जाता है, सिमिलर टू नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी टू असेस द एसडीएमए, उसके जो भी परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन है उस सब में। और अब करस्पॉन्डिंग टू नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें होम सेक्रेटरी वॉज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यहाँ पे एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। तो मैंने जो बताया था कि प्रैक्टिकली कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी कैसे डायरेक्ट करती है स्टेट एसडीएमएस को या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को। एनईसी इज हेडेड बाय होम सेक्रेटरी, सो होम सेक्रेटरी वुड सेंड some directions via official letters or official communications to the chief secretaries who are the heads of state executive committee। स्टेट और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में और मेंबर्स हमने कौन से देखे थे, वेरियस मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज हु आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। यहाँ पर 4 सेक्रेटरीज होते हैं हु आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड दोज 4 सेक्रेटरीज आर डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड सिमिलर टू द फंक्शंस ऑफ एनईसी, एसईसी आल्सो हैज फंक्शंस, और जैसे कि उसमें था कि प्रमोटिंग जनरल एजुकेशन अवेयरनेस, यहाँ पे जनरल एजुकेशन और अवेयरनेस तो करनी है, उसके साथ साथ एसडीएमए का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है कम्युनिटी ट्रेनिंग, टू ट्रेन द कम्युनिटी टू बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरियस डिजास्टर्स दैट कैन अफेक्ट एनी पर्टिकुलर स्टेट और द रीजन ऑफ ए स्टेट एंड टू बी प्रिपेयर्ड टू ओवरकम दोज डिजास्टर्स। तो उसके लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी मॉक ड्रिल्स करा सकती है टाइमली बेसिस पे, ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस, रादर देन मेकिंग देम प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन वी आर फेस्ड विद अ डिजास्टर। तो ये फंक्शंस हो गए एसईसी के। अब एक और फंक्शन है एसईसी का, वो है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एनडीएमए रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज शेयरिंग वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मैनेजमेंट एक्टिविटी में। डिजास्टर मैनेजमेंट में वो नॉलेज शेयरिंग या बेस्ट प्रैक्टिसेस की शेयरिंग करना एसडीएमए या एसईसी का काम है, कि वहाँ पर अगर कुछ किसी बेस्ट प्रैक्टिस के, किसी प्रैक्टिस के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, सो दे शेयर दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस और दोज मॉडल्स विद द एनडीएमए, सो दैट एनडीएमए कैन देन स्टडी दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड मॉडल्स and see how those can be replicated or customized for other affected areas। ये चैप्टर 2 था विच वॉज रिलेटेड, सॉरी चैप्टर 3 था विच वॉज रिलेटेड टू एसडीएमए। इसके बाद चैप्टर 4 है विच इज़ रिलेटेड टू डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो सेक्शन 25 से सेक्शन 34 तक जिसमें सेक्शंस हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क्स एट द कटिंग एज लेवल, जो हम एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में भी पढ़ते हैं या जनरल स्टडीज़ में भी पढ़ते हैं, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द वन विच इम्प्लीमेंट्स ऑल द पॉलिसीज और द एक्शंस ऑफ आइदर द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एट द ग्राउंड लेवल। तो इसके जाहिर सी बात है, इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो कलेक्टर, डीएम या डीसी इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। इसके अलावा इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटी का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो भी इसका एक्स ऑफिशियो को चेयरपर्सन होता है। और डीडीएमए में एक सीईओ भी होता है। तो सीईओ कौन होता है, यूजुअली दी एडिशनल कलेक्टर या फिर एडीएम जो होते हैं वो इसके सीईओ होते हैं। इसके अलावा जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, एसपी, वो भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो भी डीडीएमए के एक मेंबर होते हैं। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोई एट दी मोस्ट 2 और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है उनको डीडीएमए के मेंबर्स के तौर पर। तो
नाउ टिल नाउ वी हैव सीन चैप्टर 1 जिसमें कि स्कोप और एक्सटेंट बताया गया सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, और डेफिनेशंस बताई गई। डेफिनेशन में हमने डिज़ास्टर की डेफिनेशन देखी, सेक्शन 2D में, सेक्शन 2E में हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, सेक्शन 2I में हमने मिटिगेशन की डेफिनेशन देखी। उसके बाद वी मूव्ड टू चैप्टर 2 जिसमें सेक्शन 13 से सेक्शन 3 से सेक्शन 13 तक हमने देखे जो कि एनडीएमए से रिलेटेड थे। एनडीएमए में हमने उनकी पावर्स और फंक्शंस देखी, जिसमें मैंने बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 क्लॉज आई है, जिसको इन्वोक किया जा रहा है एनडीएमए द्वारा। और उसके बाद हमने नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की कंपोजिशन भी देखी। एनडीएमए को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड इट हैज़ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 9 एंड विच आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देन हमने देखा कि एनईसी को हेड करते हैं होम सेक्रेटरी एंड इट हैज़ मेंबर्स हु आर सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। और सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लॉज आई इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनईसी के लिए। फिर चैप्टर 3 में हम मूव हुए एसडीएमए फ्रॉम सेक्शन 14 टू सेक्शन 24। उसमें भी हमने सिमिलरली देखा एसडीएमए की कंपोजिशन, सीएम इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, देन देयर आर नॉट मोर देन 8 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन, और इसके पावर्स एंड फंक्शन सिमिलर टू पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एनडीएमए। फिर हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी देखी जिसके चेयरपर्सन होते हैं चीफ सेक्रेटरी और 4 सेक्रेटरीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमने चैप्टर 4 में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को देखा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएम और कलेक्टर इज दी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, देन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल अथॉरिटी इज दी को चेयरपर्सन, देयर इज अ सीईओ हु इज आइदर द एडिशनल कलेक्टर और द एडीएम, and there are CMO, SP and 2 other district level officials at the most who are also the members of DDMA। तो अब इनके अलावा चैप्टर 7 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम ज़्यादा ड्वेल नहीं करेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, सेक्शन 42-43 है। इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन गो थ्रू दोज सेक्शंस एंड दैट चैप्टर। उसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 विच इज़ रिलेटेड टू NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, सेक्शन 44 और 45, which also I think you can go through it, or if required I can take another session on it because NIDM and NDRF are not quite active in this particular case। ये यूजुअली नेचुरल कैलेमिटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, दीज आर द प्राइमरी रिस्पॉन्डर्स अदर देन द इंडियन आर्मी ऑफ कोर्स। तो हमें कोरोना वाले सिचुएशन या कोरोना वाली क्राइसिस से रिलेट करके अगर देखें तो NIDM और NDRF अभी उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट अगर इफ़ रिक्वायर्ड इन जनरल वी शुड बी अवेयर अबाउट देम, तो उसके लिए एक सेपरेट सेशन किया जा सकता है इफ़ रिक्वायर्ड। और इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है विच आई हैव केप्ट फॉर द लास्ट इज़, और जो कई जगह पर हमें सुनने पढ़ने को भी मिला, एपिडेमिक डिजीज़ेज एक्ट 1897 में भी हमने कुछ पीनल प्रोविजंस की बात की थी। पीनल प्रोविजंस 1897 के टाइम के थे जो इतने ज़्यादा आर्काइक थे कि उसमें बहुत ही मीगर सा एक फ़ाइन था रेंजिंग इन सम हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, एंड जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट था दैट ऑल्सो रेंज फ्रॉम 1 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट टू 6 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो उस सेशन को कंडक्ट करने के नेक्स्ट डे ही द गवर्नमेंट केम आउट विद एन ऑर्डिनेंस, एपिडेमिक डिजीजेज ऑर्डिनेंस ऑफ 2020, जिसमें उस पेनल्टी के अमाउंट को भी अप टू 7 lakhs कर दिया गया है, और जो इम्प्रिजनमेंट है उसको भी अप टू 5 years कर दिया गया है। और उसी से रिलेटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का भी जो सेक्शन 60 है जो कि चैप्टर 10 में है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्ट, वो है ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज से रिलेटेड चैप्टर 10। उसमें पहला जो सेक्शन है सेक्शन 51, इट इज़ रिलेटेड टू पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। अगर NDMA, SDMA, DDMA या NEC, SEC इनके फंक्शंस के परफॉर्म करने में आप अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है तो उनके अगेंस्ट कुछ पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं, इम्पोज की जा सकती हैं, और कुछ ऑफेंसेस उनके अगेंस्ट कैन बी टेकन इनटू कॉग्निजेंस। और कॉग्निजेंस जो है कोर्ट लेता है किसी भी ऑफेंस का। तो एक प्रोविज़न है सेक्शन 60 का क्लॉज A, उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी कोर्ट एक तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेगा या किसी के भी कहने पे कॉग्निजेंस नहीं लेगा, वो लेगा कॉग्निजेंस ओनली इन दोज केसेस वेयर NDMA और SDMA और DDMA और एनी ऑथराइज्ड
ऑफिशियल और एजेंसी कंप्लेंट्स टू द कोर्ट, तो उस केसेस में कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस होगा. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. If required, we can have another session on NIDM and NDRF separately, or maybe we can also club Essential Commodities Act with that, or we can have a separate session on Essential Commodities Act also, क्योंकि ये एक series of sessions है which I am conducting through this पेज, जिसमें हमने पार्ट 1 में एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 देखा था, पार्ट 2 में आज हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 देखा. ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है. तो यूपीएससी जब पूछेगी तो इट कैन आस्क इन प्री एज वेल एज इन मेंस. पॉलिटी से रिलेटेड इसको बनाया जा सकता है, करंट अफेयर्स में भी इसको काउंट किया जा सकता है. सो इट रेंजेस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ये जो कुछ इम्पोर्टेंट लॉज हैं स्पेशली इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक. So I hope this session would be helpful to all of you, and I sincerely hope कि आप लोग अपना ध्यान रख रहे हैं. You are taking care of yourselves. अपने घरों में रहिए. Don't be bothered by the rumors related to UPSC examination. The Honorable Minister has also indicated that the UPSC preliminary examination might get deferred, but the official announcement or the official decision will be taken post 3rd of May. तो वो 3rd of May इज़ नॉट वेरी फार अवे. आप तो ये ही मान के चलिए कि यू जस्ट हैव 1 more month टू प्रिपेयर फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. अगर वो बढ़ाते भी हैं तो क्लब दैट टाइम, और उस टाइम का फिर और ज़्यादा एक्स्ट्रा रिवीजन करने में यूटिलाइज करिएगा. तो ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द UPSC प्रीलिम्स 2020 एंड टेक केयर. गुड नाइट.